हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। मैं अभिषेक अग्रवाल लेकर आया हूं एक और अमेजिंग सेशन और एक और इंटरेस्टिंग सेशन, क्योंकि इस सेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे। मतलब न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली इस सेशन में सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। तो वो न्यूमेरिकल की हम पूरी चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल्स की हम पूरी बात करेंगे, बट टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिस पर हम बात करने वाले। सॉल्यूशन क्या होता है ये हमने देख लिया था, और पिछले वीडियो में हमने ये भी जान लिया था कि सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और इनफैक्ट वो सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उन फैक्टर्स की भी हमने चर्चा कर ली थी और बहुत डिटेल में जान लिया था। अब इस वीडियो में हम एक नई टर्म से रूबरू होंगे जो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेशन, क्या होते हैं डिफरेंट मेथड्स कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, कंसंट्रेशन को मेजर करने के। तो वो डिफरेंट मेथड्स की हम बात करेंगे और बहुत डिटेल में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का जिक्र करने वाले हैं, बहुत डिटेल में जिक्र करेंगे। इसके बाद आपको मिलेगी इसकी डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपको सॉल्व करना होगा। वीडियो के नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वीडियो डीपीपी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करें और डीपीपी को जरूर सॉल्व करें। फॉलोड बाय इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर के खत्म होने के बाद, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आएगी, वन शॉट रिवीजन होगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। मतलब इतना कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा आईआईटी जेईई कोर्स मॉड्यूल में, मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट के प्लेटफॉर्म पर। और यही सारे फीचर्स वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, www.magnetbrains.com। तुम जा सकते हो भाई और जाकर ये सारे चीजों को एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी कूपन कोड के। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, जो किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है। उससे ज्यादा चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो भैया बिल्कुल फायदा उठाएं, और ये सारा मॉड्यूल्स है जो आपको मिलता है। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कोई भी सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो उस सॉल्यूशन का आप कंसंट्रेशन नापोगे कैसे, कंसंट्रेशन को समझोगे कैसे, कंसंट्रेशन की बात समझेंगे हम यहां पर। तो कंसंट्रेशन का मतलब यह है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना गाढ़ापन है या कितना पतलापन है, वो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है। किसी भी सॉल्यूशन में कितना गाढ़ापन है या कितना पतलापन है, कितना थिन या थिक वो सॉल्यूशन है। कहते हैं ना यार, जैसे कॉफी की बात करता हूं मैं, बड़ा रिलेट कर पाओगे तो कॉफी हमें, या कोई शेक होता है तो वो हमें कब अच्छा लगता है, जब वो थिक शेक होता है, थिक कॉफी होती है। मतलब सबका अपना अपना पर्सनल टेस्ट हो सकता है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि यार अगर कॉफी थोड़ी सी थिक हो, थोड़ा सा ऐसा टेस्ट हो जिसमें थोड़ा गाढ़ापन हो, तो वो चीज हमें टेस्ट करने में अच्छी लगती है। तो हम कहेंगे यार वो कॉफी जो है थिक है। और उसके मुकाबले अगर हम किसी और से कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसमें कह रहे हैं कि यार ये बड़ी थिन है, ये बहुत थिन कर दी है, बहुत ज्यादा ब्लेंड कर दिया, या कहने को पानी बहुत ज्यादा मिला दिया होगा इस शेक में या इस कॉफी में, तो हो सकता है वो थिन हो गई हो। ठीक है ना, पानी वैसे नहीं मिलाते, लेकिन कई होते हैं जो मिला भी देते हैं। एनीवे, तो कंसंट्रेशन का मतलब सिंपल शब्दों में यह है, कंसंट्रेशन का सिंपल शब्दों में मतलब यह है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना गाढ़ापन मौजूद है, कितना कड़कपन मौजूद है। जैसे हम कहते हैं ना चाय बहुत गाढ़ी है, चाय बहुत कड़क बनी है। गाढ़ी तो नहीं बोलते, कड़क बोलते होगे आप, बट तो चाय कड़क बनी है आप ऐसा बोलते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाय का कलर आपको बहुत डार्क दिखेगा, वो बहुत डार्क दिखेगा। अब उसके पीछे का रीजन मैं अभी आपको बताता हूं, उसके पीछे का रीजन आपको समझाता हूं। तो उस प्रकार दुनिया के हर सॉल्यूशन का अपना एक कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन बोले तो गाढ़ापन, और केमिस्ट्री ये मानती है कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर आप गाढ़ापन की बात कर रहे हो तो आप उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हो। यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बात कर रहे हो तो मतलब आप बताना चाह रहे हो कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वॉट एवर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज इट कंसंट्रेशन। इन द सॉल्यूशन हो सकता है और विद द सॉल्वेंट हो सकता है, क्योंकि हमें पता है भाई सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से बनता है, एक होती है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। और अगर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हम कहेंगे कि भैया हमारा सॉल्यूशन बन गया, हम उसको सॉल्यूशन बोल देंगे। सो दैट इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन, दैट इज टर्म्ड एज सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल गए तो हमारा सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूट या तो सॉल्वेंट के साथ पता कर लो या फिर सोल्यूशन के अंदर पता कर लो, लेकिन आपको अमाउंट किसका पता करना है? सोल्यूट का अमाउंट पता करना है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज रिगार्डेड एज कंसंट्रेशन, इसका अमाउंट पता कर लो तो ये सोल्यूट होता है। सर ऐसा क्यों किया? सर सॉल्वेंट का अमाउंट भी तो पता कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा मानती है कि किसी भी सॉल्यूशन के गाढ़ेपन के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को अगर आप थिक कह रहे हो या थिन कह रहे हो, इवन थिन भी अगर कह रहे हो, तो आप उसके पीछे सॉल्यूट को जिम्मेदार ठहराते हो। केमिस्ट्री ये मानती है और इनफैक्ट हम भी यही चीज मानते हैं, आप भी यही चीज मानते हो कि कोई भी सॉल्यूशन अगर है तो उसके गाढ़ेपन के लिए सॉल्यूट जिम्मेदार है। तो इसलिए हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बात की जाएगी कंसंट्रेशन में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात की जाएगी कंसंट्रेशन में, कि किसी भी सॉल्यूशन के गाढ़ेपन के लिए सॉल्यूट जिम्मेदार होता है। एग्जांपल देता हूं, जैसे आप भी ये बात मानते हो। कैसे? आप चाय जब पीते हो या चाय कभी किसी से सुना होगा पीते हुए जो देखते हो, तो लोग कहते हैं यार बहुत कड़क बना दी चाय। कई बार ऐसा होता है, वो पिया उन्हें एक से पिया हो भाई बहुत कड़क चाय बन गई। तो कड़क चाय का मतलब क्या है? कड़क चाय का मतलब ये कि अगर एक कप चाय है तो उसमें शक्कर और चाय पत्ती दोनों की मात्रा ज्यादा है। चाय पत्ती मतलब टी लीव्स और शुगर की दोनों की मात्रा ज्यादा है, दोनों का अमाउंट ज्यादा है, राइट? और अदरक वदरक जो या इलायची आपने डाली है वो भी बहुत ज्यादा है। चाय का कलर बहुत डार्क है। तो चाय पत्ती हो या शक्कर हो, टी लीव्स हो या शुगर हो, ये चाय के अंदर किस रूप में है? एज अ सॉल्यूट या एज अ सॉल्वेंट? एज अ सॉल्यूट। तो चाय कड़क होने के लिए तुमने अल्टीमेटली किसको जिम्मेदार ठहराया? सॉल्यूट को। क्या तुमने ये बोला कि मिल्क कम है? यार हो सकता है कि 100 ml मिल्क में वो उतना मिलाते हो चाय पत्ती और शक्कर, आज उनने 80 ml में मिला दिया हो। मिल्क हो सकता है कम हो, लेकिन कभी हम मिल्क की शिकायत नहीं करते। हम हमेशा कहते हैं कि नहीं यार, हमने मिल्क मतलब जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो एक प्रिसाइज रखा, 1 कप चाय मतलब 1 कप चाय। अब उस 1 कप चाय में शुगर और चाय पत्ती ज्यादा होगी तभी हम कड़क बोलेंगे, वरना हम नॉर्मल चाय बोलेंगे। तो तुम भी सॉल्यूट को जिम्मेदार ठहरा रहे हो जब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात आती है। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब भाई यही होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट आप बस पता कर लो, सॉल्यूशन के या तो अंदर पता कर लो या सॉल्वेंट के साथ में पता कर लो, दोनों चलेंगे, बट आपको पता करना है सॉल्यूट का अमाउंट। That is what you called as solute का amount. तो amount of solute present with the solvent or in the solution is called as concentration. Is known as concentration. अब सवाल है कि सर amount का मतलब तो quantity होता है। सर उस quantity को किस में measure करें? क्योंकि there are certain so many things जिसमें आप quantity measure कर सकते हो। जैसे mass measure कर सकते हो भाई। आपने बोला मैं mass बता देता हूं solute का। कोई बोले वॉल्यूम में मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम बता देता हूं मैं सॉल्यूट का वॉल्यूम। और कोई बोले मोल्स में मेजर कर सकते हो, मोल्स बता देता हूं मैं, तो मैं मोल्स बता देता हूं। तो भाई मैं अमाउंट से क्या समझूं? अमाउंट का मतलब क्या है? मास, वॉल्यूम, मोल्स सब में आप क्वांटिटी बता सकते हो। तो कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या होगा? मास के टर्म्स में होगा कि वॉल्यूम के टर्म्स में होगा कि मोल्स के टर्म्स में होगा कि एक और चीज आती है ग्राम इक्विवेलेंट्स, पढ़ेंगे अपन ये भी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में होगा। 11th में पढ़ा है वैसे, इसको यहां पर और देखेंगे नॉर्मैलिटी के टाइम, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स के टर्म्स में होगा। कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो हैं ये सॉल्यूट के अमाउंट को लेकर ही कह रहे हैं, ये सारी बातें सॉल्यूट के अमाउंट को लेकर ही कही गई हैं। और तो अल्टीमेटली ये समझना जरूरी है कि अमाउंट किस संदर्भ में पूछा गया है, यानी कि कंसंट्रेशन किस संदर्भ में हम बताएं। तो आंसर है कंसंट्रेशन इन सभी के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो। कंसंट्रेशन जो है वो इन सब के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। सभी के रिस्पेक्ट में आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कई मेथड्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी डिटरमाइंड, कैन बी आइडेंटिफाइड। तो कंसंट्रेशन के अपने अलग मेथड्स हैं, उन्हीं मेथड्स की हम बात करना स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के साथ, जो कुछ वीडियो तक जारी रहेगी, क्योंकि हम हर एक मेथड के लिए, हर एक टर्म के लिए, कंसंट्रेशन टर्म के लिए एक अलग वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। तो एक एक टर्म के लिए आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो वहां पर मिलने वाला है। आगे चर्चा करते हैं। सो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। Relative amount of a solute present in the solution. It is generally
expressed as the amount of solute present in a unit volume of solution. तो it is generally expressed as the amount of solute. देखो amount of solute कितना है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अच्छा, जरूरी नहीं सोल्यूशन का भी यूनिट वॉल्यूम हो, जनरली यूनिट वॉल्यूम हो सकता है, बट कभी कभी आप यूनिट मास में भी निकाल लेते हो. मान लो सोल्यूशन का वॉल्यूम निकल ही नहीं रहा, अलॉय है, अलॉय तो सॉलिड सॉलिड का है. अब सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन है तो उसमें वॉल्यूम तो कोई रोल प्ले करेगा ही नहीं, वहां तो मास की बात की जाएगी. तो जैसे मानकर चलो मेरे पास स्टील है, तो मुझे यह बताना है स्टील जो कि अलॉय होता है आयरन और कार्बन का, तो मुझे यह बताना पड़ सकता है कि कितना आयरन का मास मौजूद है 1 kg स्टील में. उस समय जो स्टील मुझे दिया गया है उसके 1 kg में आयरन का मास कितना है या कार्बन का मास कितना है, कुछ भी बता सकता हूं, लेकिन वो यूनिट मास में बताऊंगा. अब सॉलिड के केस में वॉल्यूम सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि, तो मैं वहां मास ले लूंगा. बट यस, जनरली हम वॉल्यूम बोल सकते हैं सोल्यूशन का. और सल्यूट का अमाउंट मतलब सल्यूट का मास हो सकता है, सल्यूट का वॉल्यूम हो सकता है, सल्यूट के मोल्स हो सकते हैं, सल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट हो सकता है, ये तो फिर कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है. आपके हर एक टर्म में एक एक्सप्रेशन यूज हो जाएगा, चर्चा करेंगे उसकी. नाउ सॉल्यूशंस विद रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशंस. अब आप दो सॉल्यूशन को कंपेयर करो और बोलो कि यार ए सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है बी के मुकाबले, तो ए कंसंट्रेटेड ज्यादा है, मतलब ए में सल्यूट का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू बी के मामले, बी के मुकाबले. तो ए में सल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, सल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, बी में सल्यूट का अमाउंट कम है, बी में सल्यूट का अमाउंट कम है. तो ए हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और बी को हम कहेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है. ए को हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है और बी को हम कहेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है. तो एक सॉल्यूशन हो गया कंसंट्रेटेड, एक हो गया डाइल्यूटेड, दैट्स इट. तो समझेंगे यहां पर मेरी बात को. सो व्हाइल दोज विथ रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, जबकि जो जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो हाईली कंसंट्रेटेड होंगे और जिनका कंसंट्रेशन लो होगा कंपैरिजन में तो वो डाइल्यूट होंगे. याद रखना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एब्सोल्यूट सॉल्यूशंस को देखकर भी बता देते हैं. एब्सोल्यूट मतलब एक सॉल्यूशन आपके सामने रखा है वैसे ही बता देते हैं, अरे सर ये तो कंसंट्रेटेड है, अरे सर ये तो डाइल्यूटेड है. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, ये जो दो वर्ड आते हैं ये कंपैरेबल वर्ड्स है. मतलब आपके सामने दो सॉल्यूशंस होंगे तब आप इन वर्ड का इस्तेमाल करोगे, उनको कंपेयर करते हुए, उनको आपस में कंपेयर करते हुए, यानी कि आपको कंपैरिजन करना होगा तब जाकर आप इसकी बात कर सकते हो. क्लियर हो गई बात. तो कंपैरिजन करना होगा आपको यहां पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर. तो कंपैरिजन आपको करना होगा तभी आप कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड वाला शब्द यूज कर सकते हो. ठीक है, इसलिए मैंने कहा ए सॉल्यूशन है और बी सॉल्यूशन है. तो ए इज मोर कंसंट्रेटेड देन बी, तो ए इज हाईली कंसंट्रेटेड, बी इज डाइल्यूटेड. ए इज हाईली कंसंट्रेटेड, बी इज डाइल्यूटेड. ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है. संपट पड़ी क्या बात? क्लियर हो गया. तो ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है, इसे यहां पर समझना है. नाउ वेरियस एक्सप्रेशंस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी समराइज्ड एज, तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस की अभी हम चर्चा करते हैं, बट यस यहां पर हमने कंसंट्रेशन का मतलब समझा है जिसका मतलब शुद्ध तौर पर गाढ़ापन होता है. क्या होता है? सिंपल अमाउंट ऑफ सल्यूट, कितना सल्यूट का अमाउंट है, कितना गाढ़ापन या कितना पतलापन है जो सल्यूट के अमाउंट से आइडेंटिफाई किया जाता है. क्लियर हो गया. एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम एक्सप्रेशंस पे चलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के क्या एक्सप्रेशंस है और कैसे वो सल्यूट का अमाउंट हमें बता सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे. पहले स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पर. ओके, नाउ नेक्स्ट, तो यहां पर अपन चलते हैं आगे, आप समझेंगे. यहां पर सबसे पहला आता है मास परसेंटेज. कहते हैं ओवरऑल एक परसेंटेज कंपोजिशन आता है जिसमें सबसे पहले आता है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज सबसे सिंपल तरीका है कंसंट्रेशन को बताने का, सबसे आसान तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें भाई. खेल क्या है? बहुत सिंपल है. मेरे पास एक कंटेनर है, सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने कुछ सल्यूट मिला दिया है. ठीक है, उसमें कुछ सॉल्वेंट मिलाकर रखा है, सॉरी नॉट सल्यूट, सॉल्वेंट मिलाकर रखा है, और अब इसमें सल्यूट मिला देता हूं, यानी कि मैं पूरा सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं. तो अब मैंने इसमें कोई सल्यूट मिला दिया. ठीक है, तो ये अपन ने सल्यूट इसमें कोई सा मिला दिया, तो ये सल्यूट मिला दिया, और ये पहले सॉल्वेंट था, पहले ये सॉल्वेंट था,
तो दोनों ने मिलकर सॉल्यूशन बना दिया, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अब इसमें मिक्स हो गया, तो इसमें मिक्स हो गया तो यही होमोजीनियसली मिक्स हो गया। ठीक है, ये आपके सॉल्यूट है जो इसमें मिक्स हो गया। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन बन गया। नाउ दिस हैज फॉर्म्ड एज अ सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूट का कितना मास हमने मिलाया है? सपोज करते हैं हमने इसमें मिलाया है WB मास। हमने कितना मास मिलाया इसमें? WB मास इसका मिलाया है, WB, और ये ग्राम में, लेट इट बी इन ग्राम। जिसके बाद टोटल सॉल्यूशन का जो मास हो गया है वो हो गया है WA ग्राम। कितने ग्राम? WA ग्राम। तो सॉल्यूट का मास है WB ग्राम, सॉल्यूट का मास है WB ग्राम, और सॉल्यूशन का मास है WA ग्राम। सॉल्यूशन का जो मास है वो WA ग्राम है। तो एक हो गया WB ग्राम, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास WA ग्राम। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट के मिलने के बाद बन गया है वो। तो क्या हम कह सकते हैं WA ग्राम, ध्यान से सुनते हुए चलेंगे, WA ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ऑफ सॉल्यूशन में WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, WA ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारे पास सॉल्यूशन का जो है वो WA ग्राम मास है और इसमें WB ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। WB, क्योंकि यहां पर WB लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं भाई WB ग्राम मौजूद है, WB ग्राम। तो सॉल्यूशन WA ग्राम है, उसमें WB ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो भैया 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होता? मतलब अगर सॉल्यूशन आपके पास 1 ग्राम हो जाए तो 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा? कैन वी से WB अपॉन WA? क्या हम कह सकते हैं WB अपॉन WA? इतने ग्राम होगा सॉल्यूट प्रेजेंट 1 ग्राम में, दिस इज सॉल्यूट। बिल्कुल सही है। और 1 ग्राम में अगर इतना होगा, यूनिटरी मेथड लगाई है हमने कि WA में WB ग्राम है तो 1 ग्राम में WB बाय WA होगा। तो अगर 1 ग्राम में इतना होगा तो 100 ग्राम में कितना होगा? क्योंकि मैं निकालने वाला हूं परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 ग्राम, हर 100 ग्राम में से। तो 100 ग्राम अगर सोल्यूशन हो जाता मानकर चलो, 100 ग्राम सोल्यूशन अगर हो जाता मानकर चलो, तो सॉल्यूट कितना होता? WB बाय WA इंटू 100। इतना हो जाता, इतना हो जाता। क्या हो जाता? इतना सॉल्यूट का अमाउंट, this much is the amount of solute. So this is what you called as mass percentage. कितना परसेंटेज सॉल्यूट का मास मौजूद है पर 100 ग्राम? कितना मास सॉल्यूट का मौजूद है, या तो ये कह लो कितना मास सॉल्यूट का मौजूद है पर 100 ग्राम सॉल्यूशन के मास में, ये उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज बनेगा, ये उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज बनेगा। तो कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है, अगर सॉल्यूशन आपके पास 100 ग्राम है तो वो उसका मास परसेंटेज होगा। दिस इज कॉल्ड एज मास परसेंटेज, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज मास परसेंटेज। सो इट इज द अमाउंट, देखेंगे डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस मच इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, WB by WA into 100. तो what will be the formula of percentage by mass? WB, what is WB? Mass of solute, which is in gram. Upon WA, what is WA? Mass of solution in gram. Mass of solution in gram. Multiplied by किससे? 100 से, तो ये multiplied by 100, ये multiplied by 100, तो this will be into 100. So this will become WB by WA into 100. ये आएगा आपका मास परसेंटेज जो आपको यहां पर मिलेगा। तो बहुत सिंपल तौर पर परसेंटेज बाय मास, मास बाय मास परसेंटेज, जिसको हम M by M परसेंट भी कहते हैं, उसका ये ऊपर फॉर्मूला है जिसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, M by M परसेंटेज भी कह सकते हो, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन mass of solute upon mass of solution
into 100 mass of solute upon total mass of solution into 100 into 100। तो ये होता है आपका m/m परसेंटेज, ये होता है आपका m/m परसेंटेज, मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट दिस इज m/m परसेंटेज। सर 5 ग्राम सल्यूट मौजूद है 100 ग्राम सोल्यूशन में, तो 5/100 इंटू 100 5% आएगा। सर 10 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है 90 ग्राम पानी में, अब सुनना, 10 ग्राम सॉल्यूट मौजूद है, कोई भी सॉल्यूट ले लो 90 ग्राम पानी में, तो तुम 10/90 नहीं कर सकते, क्योंकि 90 इज द मास ऑफ पानी, और पानी सॉल्वेंट होता है, अकेला सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट में सोल्यूशन का मास ऐड, सॉल्यूट का मास ऐड करना होगा तभी सोल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मास ऐड करना होगा तभी सोल्यूशन बनेगा। तो 90 में तुम्हें 10 ग्राम पहले ऐड करने पड़ेंगे। अब बन गया 100 ग्राम सोल्यूशन। सॉल्यूट कितना बोले थे? 10 ग्राम, तो 10/100 इंटू 100, 10%। 100 कट जाएगा, 10%। एज सिंपल एज दैट। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये आपका बन गया कौन सी चीज? मास परसेंटेज, या इसको कहेंगे हम कंपोजिशन इन परसेंटेज। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज मास परसेंटेज। क्लियर? तो ये पहला हमारा पार्ट है जिसको हमने यहां डिस्कस किया, विच इज ऑल अबाउट मास परसेंटेज। नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज, उस पर हम चर्चा करते हैं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके तुरंत बाद हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। स्क्रीनशॉट लेंगे लेकिन ओके। तो यहां पर हो गया हमारा मास परसेंटेज। लेट्स मूव टू वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या होगा वॉल्यूम परसेंटेज? इस पर अपन बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। ये दूसरा तरीका है कंसंट्रेशन का, और एज द नेम सजेस्ट, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज में बस मास और वॉल्यूम वाला डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। किसका डिफरेंस है? सिर्फ मास और वॉल्यूम का, और कुछ नहीं है। तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज? कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का मौजूद है। नाउ दिस इज द टाइम, दिस टाइम विल कैलकुलेट द वॉल्यूम नॉट मास, पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, हर 100 ml सोल्यूशन का मास वॉल्यूम में से। क्यों 100 ml? क्योंकि आपको पहली बात तो परसेंटेज में लेना है, और सोल्यूशन का ml होना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है। तो कितना सोल्यूट का वॉल्यूम प्रेजेंट है? 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, जितना भी सोल्यूट का ml प्रेजेंट होगा वो पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। 100 ml अगर सोल्यूशन होगा तो उसके वॉल्यूम में, और इंटू 100 कर लेना क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास किसका? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। किसका? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। और खेल बड़ा सिंपल है, खेल बड़ा सिंपल है। यहां पर देखेंगे खेल को समझने के लिए, तो मेरे पास ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें अपन ने कुछ सॉल्वेंट भर दिया। कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, पानी भरना है पानी भर दो, कुछ और सॉल्वेंट लगता है कुछ और भर दो। सॉल्वेंट अपन ने भर दिया क्योंकि अपन को सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। यह भी सॉल्वेंट है, इसमें अब कुछ सोल्यूट डालते हैं, कोशिश करते हैं वो लिक्विड रखे। तो हम एक लिक्विड फनल टाइप का कुछ ले लेंगे, और ऐसा ये, तो ये लिक्विड अपन इसमें ड्रिप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, यहां पर लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा, और ये हमने कोई सॉल्यूट मिलाया है। लिक्विड क्यों लिया? क्योंकि मुझे इसको वॉल्यूम में नाप कर लेना है। तो मैंने एक सॉल्यूशन बना लिया। अब ये सॉल्यूट था, एंड से इस सॉल्यूट का मैंने ले लिया है VBml, VBml, और ये पहले सॉल्वेंट था VBml, तो मैंने ये सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट का भी अपना कुछ ml होगा, सॉल्वेंट के ml से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यस, दोनों ने मिलकर अब सॉल्यूशन बना लिया होगा, दोनों ने मिलाकर अब सॉल्यूशन बना लिया होगा, और इस सॉल्यूशन का, दोनों ने मिलाकर अब सॉल्यूशन बना लिया होगा, और इस सॉल्यूशन का कुछ ml होगा, विच इज VAml, विच इज VAml। तो इसका कुछ सॉल्यूशन होगा जिसको इसने बनाया है VAml का, तो ये VAml बन गया, VAml, तो ये VAml बन गया, VAml। समझ में आया? तो VAml इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें VBml सॉल्यूट ऑलरेडी मौजूद है, मतलब VA के अंदर VB है, क्योंकि VB के बाद ही VA को कैलकुलेट किया गया है। तो VB सॉल्यूट जो है वो VAml के अंदर मिला हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान से सुनेंगे, क्या मैं कह सकता हूं, VAml सॉल्यूशन में
VA/ml ऑफ सॉल्यूशन में VB/ml सॉल्यूट का डिसॉल्व है, VB/ml ऑफ सॉल्यूट का डिसॉल्व है या प्रेजेंट है, कुछ भी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो कि VB/ml सॉल्यूट का डिसॉल्व है। तो भैया 1 ml सॉल्यूशन में क्या होगा फिर स्थिति? अगर मान लो 1 ml आपके पास सॉल्यूशन है तो स्थिति क्या होगी? तो स्थिति यह होगी कि ये VB/VA हो जाएगा, इतना ml होगा सॉल्यूट का प्रेजेंट। 1 ml सॉल्यूशन में इतना ml सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा, और जब 1 ml सॉल्यूशन का इतना ml है, 1 ml सॉल्यूशन में इतना ml सॉल्यूट का है, तो फिर 100 ml सॉल्यूशन में कितना होगा? मैं 100 ml के पीछे क्यों पड़ा हूं? क्योंकि मुझे परसेंटेज में निकालनी है बात, और परसेंटेज मतलब परसेंट, पर 100, सेंट मतलब सेंचुरी से बना है 100, तो पर 100 में से मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए मेरे को 100 ml सॉल्यूशन की ज्यादा चिंता है। तो 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन विल गिव यू व्हाट? VB upon VA into 100. So this much of ml of solute is present. This much ml of solute is present. ये आपका 100 ml सॉल्यूशन में इतना ml सॉल्यूट है, और पता है 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होगा वो क्या कहलाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा, उसी को हम वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। डेफिनेशन समझो, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट VB हमने ml में लिया है, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है इज कॉल्ड एज वॉल्यूम परसेंटेज, उसको हम वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम को V/V कहते हैं, विच इज VB इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन VA इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये अपन कर देंगे तो यू विल गेट दिस एज V/V परसेंटेज। तो V/V परसेंटेज एक बार मैं और लिख देता हूं आपके लिए, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि VB क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, तो इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया अपना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हो ना भाई, तो आपको परसेंटेज में निकालने के लिए इनटू 100 तो करना पड़ेगा, परसेंटेज में निकालने के लिए आपको इनटू 100 तो करना पड़ेगा। तो ये आपको मिलेगा V/V परसेंटेज, ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होगा, और यही फॉर्मूला इस एक्सप्रेशन से निकलकर क्लियरली आ रहा है कि ये सॉल्यूट का वॉल्यूम बताएगा 100 ml सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अंदर, सॉल्यूट का वॉल्यूम बताएगा 100 ml सॉल्यूशन के वॉल्यूम के अंदर, 100 ml होना चाहिए बस। परसेंटेज के लिए आप, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 100 ml नहीं हुआ तो क्या निकलेगा नहीं वॉल्यूम परसेंटेज, अरे भाई निकल जाएगा, आपको पहले यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। फिर मानकर चलो सॉल्यूशन 250 ml है, अब क्या 250 ml का V/V नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है। तुम 250 ml में ये पता कर लो कि कितना सॉल्यूट का वॉल्यूम है। सपोज करो 250 ml में 50 ml है, इमेजिन अज्यूम कर लेते हैं, तो 50 ml 250 ml में प्रेजेंट है, तो 1 ml में कितना प्रेजेंट है? 50/250, क्योंकि 250 ml में 50 प्रेजेंट है, तो 1 ml में यूनिटरी मेथड में 250 उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 50/250, और फिर 100 ml में कितना होगा? इनटू 100, तो 50/250 इनटू 100, 1/5 इनटू 100 दैट इज 20%, 20% आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये होता है वॉल्यूम परसेंटेज, ये होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज जो आपको यहां निकालना होता है। एंड इसके अलावा भी हम लोगों के पास ये भी रहता है कि हम वॉल्यूम बाय मास भी निकाल लेते हैं, मास बाय वॉल्यूम निकाल लेते हैं, फिर वो इंटरचेंज कर सकते हो आप, क्योंकि ये V/V है। इससे पहले जो हमने देखा वो M/M था, M/M। अब आप क्या कर सकते हो कि M/V भी निकाल सकते हो, जिसको कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जितने भी कफ सिरप्स होते हैं या जितने भी जो सिरप्स वाली मेडिसिन होती हैं उसमें लिखा रहता है M/V परसेंटेज, फलाना कंपोजिशन M/V इतना M/V परसेंटेज, फलाना केमिकल के फॉर्मूले लिखे रहते हैं, केमिस्ट्री के केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले, और उसके आगे लिखा रहता है 2% M/M, M/V 3% M/V, 5% M/V, ऐसा लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मतलब कितना मास प्रेजेंट है पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे M/M निकाला, जैसे V/V निकाला, वैसे M/V भी निकाल सकते हो, और वैसा V/M भी निकाल सकते हो। ऑपोजिट करना है, इसमें कुछ नहीं है, 11th क्लास में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। V/M कैसे होगा? वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर
kg ऑफ दी सॉल्वेंट, पर kg ऑफ दी सॉल्वेंट या पर ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट आप ये निकाल लो, फिर इंटू 100 कर दो तो पर 100 ग्राम आपका निकल जाएगा। तो कितना ml सोल्यूट का मौजूद है पर 100 ग्राम इज V/m। फिलहाल V/V क्लियर हो गया। तो ये आपके हो गए दो चीजें, कौन कौन सा परसेंटेज, एक मास परसेंटेज, एक वॉल्यूम परसेंटेज। इन दोनों की हमने डिटेल में चर्चा करी है अभी फिलहाल के लिए, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और चर्चा करते हैं। हम स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, V/m भी कर लेंगे और m/v भी कर लेंगे अगर आएगा तो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं एक बार बता देता हूं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक बार हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो तीसरा इसमें एक और आता है, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम कहते हैं m/v परसेंटेज। इसमें क्या होगा, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा अपॉन नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट का मास लोगे लेकिन पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में निकलेगा। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज m/v परसेंटेज। इन द सेम वे फोर्थ आता है आपका वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज कैसे निकलेगा आपका वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, V/m परसेंटेज हम निकालेंगे। V/m परसेंटेज विल बी इक्वल टू V/m परसेंटेज विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम, तो इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि सॉल्यूट का आप वॉल्यूम लोगे और जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन होगा, उसका आप मास लोगे। इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना है, बस सॉल्यूट ऊपर रखना है, सॉल्यूशन हमेशा नीचे रखेगा। मास ऊपर है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऊपर है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपके दो और फॉर्मूले होते हैं जो मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय मास निकालने के लिए होते हैं। ये भी आता है क्योंकि कई बार हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाता है और उसमें मास दिया जाता है सॉल्यूट का, जो सॉल्यूट है उसका मास आपको दे दिया गया है, तो फिर आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या होगा वहां पर। क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट और लेंगे, फिर हम आगे और चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लें इन दोनों चीजों का। और तो ये था स्टूडेंट वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। अपन ने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख लिया है, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज देख लिया, और ये दोनों जो परसेंटेज कंपोजिशन से, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें वॉल्यूम परसेंटेज की हमने ऑलरेडी देख ली थी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट यहां पर देखने को मिलता है जो होता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम और पीपीबी की और चर्चा करते हैं, विच इज पार्ट्स पर मिलियन। सो दिस विल बी द फिफ्थ फॉर्मूला जो होगा पार्ट्स पर मिलियन का। अब होता क्या है, पार्ट्स पर मिलियन कहां आएगा और कैसे आएगा, इस पर बात करते हैं, विच इज पीपीएम। इसका फॉर्मूला पहले देख लो तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, इंटू 10 की पावर 6। अंतर समझे तुम? अभी तुमने मास बाय मास परसेंटेज देखा था, उसमें क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो चीज सेम थी, इंटू 100 था क्योंकि वो परसेंट था।
ये इंटू 10 की पावर 6 है, क्योंकि ये पर मिलियन है। पर मिलियन मतलब 10 लाख, 10 की पावर 6 10 लाख। तो ये पीपीएम वर्ड आ गया हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख ये है। अब ये क्यों लिया हमने? 100 में पर 100 ग्राम ले रहे थे तो क्या बुरा लग रहा था 100 ग्राम में लेना? ये 10 लाख ग्राम में क्यों लेना पड़ा? पर 10 लाख ग्राम हमने क्यों लिया? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। होता क्या है कि कई जगह पर ऐसी क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की जो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, यानी कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है, यानी कि सॉल्यूट प्रेजेंट है ट्रेस क्वांटिटी में। किस क्वांटिटी में? ट्रेस क्वांटिटी में। तो जब हम उसमें सॉल्यूट का मास रखेंगे जो बहुत छोटा होगा, अपॉन सॉल्यूशन का मास रखेंगे जो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का मास बहुत ज्यादा रहेगा, तो फिर ये जो रेशियो है ये बहुत छोटा आएगा, ये जो डिवीजन है ये बहुत छोटा आएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 6 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ताकि हम ये स्केलिंग बढ़ा सके और हम ये कहेंगे कि हम हर 1 ग्राम में नहीं निकाल रहे, हम 100 ग्राम सोल्यूशन में सॉल्यूट का मास नहीं निकाल रहे, हम 10 लाख ग्राम में सॉल्यूट का मास निकाल रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट बहुत ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में उसकी कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू हो सकती है। तो वो स्केलिंग बढ़ाने के लिए हमने पीपीएम का सहारा लिया, पार्ट्स पर मिलियन का सहारा लिया। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन इज द मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर 6, क्योंकि 10 रेज़ टू द पावर 6 जो होगा वो मिलियन के लिए इशारा करेगा, तो आपको यहां पर मिलियन में निकालना है। और ये तब जब ट्रेस क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो ट्रेस क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो उसमें मौसम विभाग की आपको जानकारी दी जाती है, उसमें वेदर रिपोर्ट आती है। तो वेदर रिपोर्ट में ह्यूमिड कंडीशन जनरली परसेंटेज में आती है, लेकिन अगर कोई ट्रेसेस ऑफ वाटर पूछे कि भैया पानी कितना था एटमॉस्फेरिक एयर में आपके शहर में, आपके शहर की जो हवा है उसमें पानी कितना है, तो वो क्वांटिटी जो आती है वो बहुत ही कम मात्रा में आती है। गर्मी में तो बहुत ही कम आती है, बारिश में तो फिर भी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि बारिश में पानी की मात्रा एयर में ज्यादा रहती है, लेकिन फिर भी वो एयर के मास के मुकाबले बहुत कम मास में प्रेजेंट होता है। तो वहां ट्रेस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग पीपीएम का सहारा लेते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो वहां पर हम पीपीएम का सहारा लेंगे विच इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और मानकर चलो और ज्यादा स्थिति खराब है, भाई सॉल्यूट का जो मास है वो और कम है, और बहुत कम है, और सॉल्वेंट का मास कह लो और ज्यादा है, तो फिर हम स्केलिंग और बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक और टर्म आती है विच इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, विच इज कॉल्ड एज पीपीबी। तो दिस इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर बिलियन विच इज कॉल्ड एज पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। अब पर बिलियन क्या का मतलब क्या है? 100 करोड़। पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख था, बिलियन का मतलब 100 करोड़, तो यहां पार्ट्स पर बिलियन आता है विच इज पीपीबी, विच इज पीपीबी, पीपीबी विच इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9, इंटू 10 की पावर 9, ये हो गया 100 करोड़। दिस इज वॉट यू कॉल्ड एज पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। दिस इज कॉल्ड एज पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 100 करोड़, और स्केलिंग बढ़ा दी। यहां 10 की पावर 6 था, परसेंटेज में 100 था, 10 की पावर 2 था, 100 मतलब 10 की पावर 2, ये लाख 10 लाख, 10 की पावर 6, ये 100 करोड़ 10 की पावर 9। ये स्केलिंग और बढ़ा दी जब बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा ट्रेस क्वांटिटी में अगर आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है। जैसे जैसे मैंने न्यूज़पेपर में बात की थी कि एक वेदर रिपोर्ट आती है, उसमें ह्यूमिडिटी बताते हैं या वाटर मॉलिक्यूल की मात्रा बताते हैं एयर में, उसी के साइड में एक पोल्यूशन चेक का भी कॉलम होता है, आपके शहर में पोल्यूशन कितना है। उसमें कुछ पोल्यूटेंट गैसेस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस होती है जो पोल्यूट करती हैं एयर को। अब इनकी क्वांटिटी जो है उसकी मात्रा बहुत ट्रेस में होती है। जैसे आपका शहर मान लो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री से बहुत दूर है, या इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज आपके घर से बहुत दूर है, आपके मेन सिटी से बहुत दूर है,
तो वहां पर ट्रेस क्वांटिटी जो इन सब चीजों की होगी कम होगी, हालांकि वो ट्रेस में भी होंगी तो भी पोल्यूटेंट की तरह काम करेंगी। तो उन सब के जो आपको वैल्यूज दिखाई जाती हैं वो वैल्यूज आपको पीपीबी में दिखाई जाती है, पार्ट्स पर बिलियन में। तो आपको दिखाया जाएगा CO2 इज 0.2 ppb। तो अब आप ये नहीं समझना 0.2 है मतलब 0.2 ग्राम है हर 10 ग्राम में या 100 ग्राम में, 0.2 ग्राम मौजूद है हर 100 करोड़ ग्राम में। हालांकि वो तब भी नुकसानदायक है, उसके लिए अपन को ऐसा नहीं होना कि अपन कंफर्ट जोन में चले जाए, 0.2 ppb है तो ये ppb लिख दिया छोटा सा, हमको बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा नहीं है। 0.2 ppb भी है तो भी नुकसानदायक है, लेकिन वो क्वांटिटी ट्रेस है, वो कम मात्रा में है, इसलिए उसकी स्केलिंग बढ़ाकर 0.2 तक लाई जाती है। अगर 0.2 नहीं लाएंगे तो वो 0.000002 लिखना पड़ेगा, उतने डेसिमल प्लेसेस लगाने पड़ेंगे, वो अच्छे से मतलब साइंटिफिक नोटेशन नहीं है फिर डिनोट करने की। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इन कंसंट्रेशन टर्म्स का सहारा लेते हैं। तो या तो हम पीपीएम का सहारा लेंगे या फिर हम पीपीबी का सहारा लेंगे, और पीपीएम और पीपीबी से ये इस तरीके से हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा पीपीएम और पीपीबी के आधार पर। क्लियर हो गया। एक और होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन, बहुत कम यूज होता है, वो पीपीटी से बोलते हैं। क्या होगा पार्ट्स पर ट्रिलियन में, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, अब वो 10 की पावर 12 हो जाएगा। ट्रिलियन मतलब और 1000 बढ़ गया, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 12 हो गया, तो वो ट्रिलियन हो गया, पीपीटी। ठीक है, बट यूज नहीं होता बहुत ज्यादा। तो बस ये एक आइडिया था, ये हमने 11th में भी ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन दीज आर दी आइडियाज कि हम लोगों को यहां से पीपीएम और पीपीबी में भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ सकता है। हमको यहां पर सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो पीपीएम और पीपीबी में भी पूछ सकते हैं, तो हमें तैयार रहना। फॉर्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मास परसेंटेज से ही बना है। क्लियर हो गया। लगभग के क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम वीडियो कंक्लूड करेंगे, क्योंकि बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी यहां कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पर। ओके, क्लियर हो गया, यहां पर सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स को लेकर पूरी बात खत्म होती है। अब अगला वीडियो जो रहेगा वो हमारा रहेगा मोल्स के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में, फिर मोलारिटी, मोल से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स का आपको एक कंसेप्ट बताएंगे, जिसके बाद हम नॉर्मेलिटी को पढ़ने वाले हैं। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, एडवांस कंसंट्रेशन टर्म्स। इन एडवांस कंसंट्रेशन टर्म्स को अब हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। बाकी अगर YouTube पर तुम कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो, या YouTube पर तुमको क्योंकि इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि समझ नहीं आता कि कहां शुरू करे कहां खत्म करे, अगर एक वीडियो सर्च करते तो उस वीडियो के से रिलेटेड भटेरों सजेशंस आ जाते, कोई वीडियो ओपन करके हमें वो वीडियो समझ में भी आ जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता यूट्यूब पर कि अब इस वीडियो के बाद अगला वीडियो कौन सा पढ़े, या इस वीडियो से पहले कौन सा वीडियो पढ़कर आना था, या अगर इसमें हमने कोई थ्योरी पढ़ी है तो अब इसके क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करें। कोई शीट मिल जाए या कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जहां क्वेश्चंस हो, तो हम पॉज कर करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो क्रैक नहीं होगा आईआईटी, हमें क्वेश्चंस भी चाहिए। तो YouTube पर ये सारी दिक्कतें आती हैं। इन सभी दिक्कतों, इन सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है कि आप बेहतर और अच्छे ढंग से वेबसाइट से के थ्रू पढ़े, जो कि magnetbrains.com की वेबसाइट है। यहां पर जब आप आओगे तो आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, आपको प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीजें मिलेंगी। कैसे, होम पेज पर आपको यहाँ सारे कैटेगरीज मिलेंगे एग्जाम की। अगर आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आप सीबीएसई K-12 के सेक्शन में जाओ, वहां लेक्चर्स देखो। अगर आप आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप रिस्पेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आओ, वहां पर आईआईटी में आते ही आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे आईआईटी के। मेरा कोर्स दिखेगा 12th क्लास का, यहां पर आप जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आपको सारे चैप्टर की लिस्टिंग होगी, प्रॉपर चैप्टर लिखा होगा, चैप्टर के नीचे टॉपिक होंगे, जैसे ये प्लस का आइकन पर क्लिक करोगे सारे टॉपिक की लिस्टिंग होगी। ये सारे टॉपिक्स होते हैं बहुत सीक्वेंस में, पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पूरा टॉपिक जो होगा वो सीक्वेंस में होगा। तो वहां पर आपको भटकना नहीं है कि यार पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है बाद में कौन सा पढ़ना है। इनफैक्ट यहां पर शीट्स भी है, अगर आप देखोगे पीडीएफ लिखा हुआ है, ये पीडीएफ का आइकन है, ये शीट है। क्वेश्चन जो आपको टॉपिक वाइज चाहिए हो तो शीट भी मिल जाएगी, शीट आपको खुद से सॉल्व करनी है। और अगर कहीं फंस जाओ या कहीं डाउट आ जाए तो आप नीचे डीपीपी का सोल्यूशन देख सकते हो, नीचे उसका वीडियो सोल्यूशन है। और ये पूरे लेक्चर्स की ड्यूरेशन भी लिखी हुई है, सो दैट आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ सको कि भैया आज मैं सुबह ये वाला लेक्चर पढ़ लूंगा, कल रात में ये 2 लेक्चर पढ़ लूंगा। ये पूरा टाइम टेबल आप सेट कर सकते हो यहां से। और वीडियो एकदम हाई क्वालिटी का आपका स्ट्रीम होगा, कोई बफरिंग नहीं होगी। अगर आपका नेट कनेक्शन अच्छा है तो जैसा आप यूट्यूब पर लेक्चर देखते हो वैसे ही यहां देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो मैं कोई
सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए बोलने वाला हूं, या मैं कोई आपको पैकेज खरीदने को बोलने वाला हूं, या कोई पेमेंट किसी तरीके का करना होगा, या कोई कूपन कोड दूंगा जिससे डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स पर। एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री एजुकेशन देता है, नर्सरी से लेकर 12th तक, जेईई से लेकर नीट तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हिंदी, इंग्लिश, सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपको हर क्लास के मिलते हैं एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा ये वीडियो यूट्यूब पर आप फ्री देखते हो वैसे ही आप वेबसाइट पर देख सकते हो। वेबसाइट पर एक्स्ट्रा एज होता है, आपको सीक्वेंस मिल जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, आपको शीट्स के लिए भागना नहीं पड़ता, आपको टेस्ट सीरीज वहां पर मिलेंगे, आपको सारी चीजें वहां से कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वेबसाइट का। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट के यूट्यूब चैनल पर आईआईटी जेईई के साथ नीट की तैयारी भी चल रही है, तो नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा रिकॉर्ड होते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हो जिनको एक ऐसे चैनल की तलाश हो जहां पर क्वालिटी कंटेंट मिले, रेगुलर वीडियोस अपलोड हो, शीट्स हमें सॉल्व करने को मिले, शीट के सॉल्यूशंस हमें मिले, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, टेस्ट सीरीज हो, तो भैया इंतजार किस बात का है, उन लोगों के साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। आप भी इसको सब्सक्राइब करें और चैनल का लिंक सभी के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।